गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन स्टार्ट किया था और इसके फर्स्ट थ्योरम में हमने देखा था कि भी अगर अपने पास दो सेट है P एंड Q, नॉन डिसजॉइंट सेट, क्या है ये? नॉन डिसजॉइंट सेट। तो उस केस में कार्डिनलिटी ऑफ P यूनियन Q ये किसके इक्वल थी? कार्डिनलिटी ऑफ P प्लस कार्डिनलिटी ऑफ Q माइनस कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन Q, ये था। ये हमने ड्राइव भी करके देखा था भी कैसे अपना ये रिजल्ट है ये हम अचीव कर रहे हैं। ठीक, इसको हम थ्योरम 1 बोल देते हैं, थ्योरम 1। और जो सेकंड थ्योरम है वो क्या है कि वे सपोज करो आपके पास तीन सेट है P, Q एंड R, तीन नॉन डिसजॉइंट सेट है। ठीक, तो इस केस में P यूनियन Q यूनियन R ये किसके इक्वल होगा? ये होगा कार्डिनलिटी ऑफ P प्लस कार्डिनलिटी ऑफ Q प्लस कार्डिनलिटी ऑफ R माइनस कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन Q माइनस P इंटरसेक्शन R माइनस Q इंटरसेक्शन R प्लस कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, ये इसका रिजल्ट होगा। चलो इसको ड्राइव करते हैं। देखो अपने पास क्या है? P यूनियन Q यूनियन R, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना? ये जो वैल्यू है राइट हैंड साइड में जो सेकंड थ्योरम की मैंने बताई आपको, ये वाली, ये हमने ड्राइव करनी है। मैं निकालता हूं P यूनियन Q यूनियन R, जो लेफ्ट साइड में है, ये हमने फाइंड करना है कि भाई इसकी क्या वैल्यू है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? P यूनियन Q यूनियन R को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई P यूनियन Q यूनियन R, इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं ना? कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे समझ लो, मान लिया कि भाई आपके पास तीन सेट है, ये सेट आपका P है, ये सेट आपका Q है और ये सेट आपका R है। ठीक, या तो आप इसमें पहले P और Q का यूनियन कर लो, या पहले Q और R का यूनियन कर लो, उसके बाद में P के साथ कर लेना। जो ये सेकंड वाला केस है, पहले Q और R का कर लो, फिर उसका यूनियन कर दो P के साथ, सेम रिजल्ट आएगा। या फिर आप पहले P और Q का यूनियन कर लो, फिर उसका रिजल्ट जो रिजल्ट आएगा उसको R के साथ यूनियन कर देना, वो सेम रिजल्ट आएगा आपका, करके देख लेना वैसे। ठीक है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अब इसी में मॉडिफाई कर देंगे। इसको मैंने लिख दिया इस फॉर्म में। ठीक,
अब ये जो अपना सेकंड वाला फॉर्मूला था, ये इसको ऐसे समझो, ये दो एलिमेंट अपने पास, दो सेट है, एक पी है और एक ये सेट है ना। इसको मान लिया मैं ऐसे नाम दे देता हूं, एक आपके पास पी है, पी यूनियन एस होगा ये समझ में आ रहा है मैंने कैसे किया? गुड। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? पी यूनियन एस, इसको मैं सिंपली जो ये अपना फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं। ऐसे लिख सकता हूं, है ना, कोई गलत नहीं है। और इसको मैं मॉडिफाई करके एस को, एस क्या है अपना, क्यू यूनियन आर, है ना, एस तो अपना क्यू यूनियन आर है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, क्यू यूनियन आर। समझाने के लिए मैंने एस ले लिया वो आपको, और यहां पर भी मैं इसको चेंज कर दूंगा, क्या करूंगा मैं इसको, एस को क्यू यूनियन आर। कोई प्रॉब्लम नहीं आता आई थिंक। अब देखो क्यू यूनियन आर, ये जो है, जो अपनी फर्स्ट थ्योरम थी, इसका रिजल्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। दो ही सेट है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना मैंने, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू, इसको क्यू यूनियन आर को क्यू प्लस कार्डिनलिटी ऑफ आर माइनस इंटरसेक्शन ऑफ इसका पी एंड क्यू। पी एंड क्यू, पी तो अपने पास है नहीं, यहाँ पर क्यू है, तो क्यू एंड आर। और पहले जो P था, कार्डिनलिटी ऑफ P, इसको एज इट इज रख लो, और लास्ट में जो P इंटरसेक्शन Q यूनियन R है, इसको भी एज इट इज रख लो। इतना क्लियर? बहुत बढ़िया, इतना क्लियर है। तो अब ये जो टर्म है आपकी, ये वाली, अब इसको सोल्व करते हैं हम। ठीक, ये क्या है अपने पास, P इंटरसेक्शन Q यूनियन R, है ना। इसको मैं लिख सकता हूं P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो फर्स्ट यूनिट करोगे आप, उसके अंदर 7-8 टाइप के अलग अलग लॉ जो होते हैं, उसमें से एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फर्स्ट यूनिट में से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए ध्यान रखो कि भाई इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको ड्राइव करना चाहो तो आप ड्राइव कर सकते हो। जैसे मान लिया ये अपने पास तीन सेट थे, पी क्यू एंड आर, है ना। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, क्यू यूनियन आर निकालता हूँ। क्यू यूनियन आर क्या होगा, ये वाला सेक्शन सारा और ये वाला सारा सेक्शन प्लस ये दोनों का जो कॉमन है, ये वाला सेक्शन, है ना। और इसका इंटरसेक्शन करता हूं अगर मैं पी के साथ, पी के साथ जब इसका इंटरसेक्शन करोगे तो जो कॉमन एरिया क्या निकल के आएगा, कॉमन एरिया आपका निकल के आएगा ये वाला, तीनों में जो कॉमन है, जो मैं इसको मैं अभी डार्क कर देता हूं और इसको फिर मैं इरेज कर दूंगा ताकि आपको क्लियर दिख जाए। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, चलो अलग कलर हो जाएगा।
ये वाला जो सारा एरिया है ये हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। अब इसी को मैं सेट को दोबारा बनाता हूं एक बार, P Q और R, है ना। अब ये जो आपकी टर्म है P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q, इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, इसके अंदर वैल्यू आएगी ये सारी, है ना। और उसके बाद क्या है P इंटरसेक्शन R, P इंटरसेक्शन R, तो इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, ये वाली इतनी, इसको चलो अलग कलर कर देते थोड़ा, ये वाली वैल्यू। और इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन मतलब इसका यूनियन और इसका यूनियन, सेम आया रिजल्ट अपना जो पहले केस में था, यहां पर था। विजुअलाइज हुआ ये चीज, अगर कुछ डाउट है तो पूछो, या फिर खुद भी ड्रॉ करके देख लेना, ये सेम रिजल्ट देगा दोनों टर्म, लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेम वैल्यू आएगी। तीन सेट बना के यूनियन इनका, जो ये है P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R, इन दोनों का यूनियन किया ना हमने, बीच में यूनियन का साइन है। इसको तीन सेट लेके अपना खुद वैल्यू फाइंड करके देखना क्या वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी। फिलहाल समझने के लिए याद रखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये फर्स्ट यूनिट में आएगा आपका। चलो आगे करते हैं इसको। अब जो अपना फॉर्मूला था जो हमने कैलकुलेट करना है, P इंटरसेक्शन Q यूनियन R, स्पेस की कमी पड़ रही है, चलो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं इसको दोबारा। चलो अब इसको ऐसे समझो, जो अपना ये आया P इंटरसेक्शन Q यूनियन R, इसकी वैल्यू क्या आई, P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R। इसको मैं ऐसे समझ सकता हूं, इसको X ले लेता हूं, X यूनियन Y। यहां पर मैं दोबारा फर्स्ट थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, यस नो, बताओ क्या मैं दोबारा फर्स्ट थ्योरम यहां पर अप्लाई कर सकता हूं। मैं P इंटरसेक्शन Q को X ले लेता हूं और P इंटरसेक्शन R को Y ले लेता हूं, तो X यूनियन Y वाली सिचुएशन होगी ये,
एक्स यूनियन वाई, क्या ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? शाबाश। तो चलो इसको अप्लाई कर देते हैं। एक्स मैंने ये ले लिया, वाई मैंने ये ले लिया, तो ये हो गया एक्स प्लस कार्डिनलिटी ऑफ वाई माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, है ना, ये बन गया। अब मैं एक्स को रिप्लेस कर देता हूं किससे? एक्स को मैं रिप्लेस कर देता हूं पी इंटरसेक्शन क्यू से, क्योंकि यही अपना एक्स है, और वाई क्या है अपना? पी इंटरसेक्शन आर, है ना। और आगे भी रिप्लेस ऐसे ही कर देते हैं। एक्स को रिप्लेस कर दिया मैंने पी इंटरसेक्शन क्यू से, और वाई को मैं रिप्लेस कर देता हूं पी इंटरसेक्शन आर से। क्लियर है? और इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू प्लस कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन आर माइनस इस टर्म को मैं लिख सकता हूं पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। ये भी फर्स्ट यूनिट में एक थ्योरम होती है, एक लॉ कह लो, उसमें आपको पता चल जाएगा। समझाने के लिए मैं बता सकता हूं अभी के लिए। मान लिया एक सेट है पी, दूसरा है क्यू, तीसरा है आर, पी क्यू और आर, ठीक है। अब यहां पर क्या करें हम? पी इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू क्या है? ये वाला एरिया, है ना। और उसके बाद करें हम पी इंटरसेक्शन आर, पी इंटरसेक्शन आर, ये कौन सा एरिया है? ये वाला। और उसके बाद मैं कह रहा हूं इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा है? ये बीच का त्रिकोण जो जहां पर तीनों मिलते हैं, वो वाला एरिया, है ना, यही होगा। और इसको मैं अगर करता हूं पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, ये भी आपका सेम रिजल्ट देगा, ये बीच वाला एरिया जहां पर तीनों मिलते हैं। खुद सोल्व करके देख लेना, इसको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये रिजल्ट आया अपना, इसको मैं अपनी इस थ्योरम जो ये स्टेटमेंट आई थी बीच की, इसको मान लिया मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। यहां पर मैं इसको पुट कर दूंगा, है ना। इक्वेशन 3 को मैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दूंगा। पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो अपने पास क्या आया? P यूनियन Q यूनियन R, ये वाली जो चीज है किसके इक्वल है? कार्डिनलिटी ऑफ P प्लस कार्डिनलिटी ऑफ Q प्लस कार्डिनलिटी ऑफ R माइनस Q इंटरसेक्शन R। उसके बाद इसकी जगह मैंने पुट करना है इसको, जो रिजल्ट हमने अभी ड्राइव किया है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। आगे माइनस का साइन है ना, तो माइनस पी इंटरसेक्शन, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं, क्यों? और
प्लस कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन R, जो ये वैल्यू है, उसके बाद माइनस में क्या लिखना है, ये P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, और इस माइनस ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट हटा दो तो ये क्या बनेगा, P Q प्लस R माइनस कार्डिनलिटी ऑफ Q इंटरसेक्शन R और माइनस कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन Q, ये प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि अंदर माइनस आएगा, तो P इंटरसेक्शन R, ये माइनस प्लस हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, यही हमने ड्राइव करना था। क्लियर है सबको? बहुत ज्यादा टाइम लग गया इसमें, मेरे ख्याल से कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। इस जो अपना प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको थ्योरम भी पूछ सकते हैं कि भाई इस फॉर्मूले को ड्राइव करो, वो आपने ड्राइव करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर 3 सेट लिए हमने, P Q एंड R, मल्टीपल भी हो सकते हैं, P Q एंड R और S भी हो सकता है ना, 4 सेट ले लो, लेकिन जनरली 2 या 3 सेट तक ही आपको क्वेश्चन आएंगे, इससे ऊपर आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आज ये बच्चे काफी आए हुए हैं, यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रही होगी आपको। चलो न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों इस पे। मान लिया कि भाई किसी क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कोई क्लास है, आपकी क्लास मान लो BCA फर्स्ट ईयर में 100 स्टूडेंट्स हैं, और मान लिया कि कोई कोर्स है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मान लेते हैं कि भाई 60 स्टूडेंट्स के पास है, मतलब चॉइस है बच्चों के पास भाई कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहते हैं। तो हम मानते हैं कि भाई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है जो, उसको 60 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और मान लेते हैं कि भाई आपके पास एक सब्जेक्ट है सी लैंग्वेज, इसको पढ़ते हैं मान लेते हैं कि भाई 70 स्टूडेंट्स। 60 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को, और 70 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सी लैंग्वेज को, और इन दोनों सब्जेक्ट को जो जितने बच्चे पढ़ते हैं वो है 40 स्टूडेंट्स कौन से हैं, जो डिस्क्रीट मैथ को भी पढ़ते हैं एंड सी लैंग्वेज को भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? 100 स्टूडेंट है, डिस्क्रीट मैथ को पढ़ते हैं 60 स्टूडेंट, सी लैंग्वेज को पढ़ते हैं 70 स्टूडेंट्स, और डिस्क्रीट मैथ और सी दोनों को पढ़ते हैं 40 स्टूडेंट्स। आपने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स
have taken at least one course. How many students have taken at least one course? Solve करो. शाबाश, काफी ठीक आपका. देखो, मैं इसको सेट के फॉर्म में बना के बताता हूं आपको. ये अपना यूनिवर्स है, ठीक है. यूनिवर्स के अंदर कितने स्टूडेंट है? 100. अंजू, ठीक है. 100 स्टूडेंट्स आपके पास. अब ये क्या करता है कि भाई डिस्क्रीट मैथ, ये मान लिया सेट है डिस्क्रीट मैथ, और इसमें कितने हैं स्टूडेंट्स? 60 स्टूडेंट है इसके अंदर. और एक सेट है सी का, और तीसरा सेट है दोनों का कॉमन, मतलब कॉमन एलिमेंट है. इसका मतलब क्या हुआ? दोनों सेट को हमने ओवरलैप तो करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट भी है ना कुछ. ये हो गया आपका सी. इसके अंदर कितने हैं? 70. और डिस्क्रीट मैथ और सी दोनों में, मतलब जो कॉमन एरिया है उसमें, कॉमन एरिया जो इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं? ये कहता है कि 40, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट 40 स्टूडेंट्स ने ले रखा है. यूनिवर्स के अंदर आपके 100 स्टूडेंट्स है. डिस्क्रीट मैथ लेने वाले कितने हैं? 60 है. और सी लेने वाले कितने हैं? 70. अब एक बात बताओ, इसको मैं अगर ऐसे लिखता हूं, 40 स्टूडेंट्स तो इस रेड वाले एरिया में है ना. तो डिस्क्रीट मैथ का जो ये बचा हुआ एरिया है, इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स होंगे? बताओ शाबाश. डिस्क्रीट मैथ का जो ये बचा हुआ एरिया जहां पर मैंने ब्लू लाइन लगा रखी है, इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स होंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है यार, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था. देखो, पूरे डिस्क्रीट मैथ को कितने बच्चों ने ले रखा है? 60 ने, है ना. और 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके पास डिस्क्रीट भी है और सी भी है. लेकिन मैं कैलकुलेट किसको कर रहा हूं? ओनली डिस्क्रीट को.
है ना। तो इसका मतलब क्या है, ओनली डिस्क्रीट मैथ, सिर्फ डिस्क्रीट डिस्क्रीट, वो कितनों के पास है, 60 माइनस 40, कॉमन जो दोनों के कॉमन स्टूडेंट्स है वो माइनस कर दूंगा मैं 20 स्टूडेंट्स के पास। क्लियर है। यस नो। ट्वेंटी कैसे आया, आपको क्लियर है या नहीं है। अच्छा फिर ये क्लियर है तो मुझे ये बताओ, ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, जहां मैं ये इस टाइम ब्लैक लाइन लगा रहा हूं, ये कितने होंगे। क्या बात है खुशी, फॉर्म में आ गए। ये होंगे आपके 70 माइनस 40, जो कॉमन है उसको माइनस कर दो 30, है ना। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि भाई कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास एटलीस्ट वन कोर्स है। एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, या तो एक कोर्स है या एक से ज्यादा कोर्स है। तो इसका सॉल्यूशन क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, स्टूडेंट्स हैविंग ओनली discrete math plus students having only C plus students having both C and discrete math, है ना। अकेले डिस्क्रीट मैथ वाले स्टूडेंट्स और अकेले सी वाले स्टूडेंट्स और वो स्टूडेंट्स जिनके पास दोनों सब्जेक्ट है, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो क्या मेरा रिजल्ट निकल आएगा, यस नो। आपने क्वेश्चन को टारगेट कैसे करना है और उसकी अप्रोच क्या रखनी है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, अकेले डिस्क्रीट मैथ कितनों के पास है, 20 के पास। अकेला सी किसके पास, कितनों के पास है, 30 के पास। और अकेला ये दोनों सी और डिस्क्रीट मैथ दोनों कितनों के पास है, 40 के पास। इन तीनों को ऐड कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा 90। ठीक, ये तो उस केस में है जब आपको फॉर्मूला नहीं पता और जब आप विजुअलाइज करके चीजों को करना चाह रहे हो। दूसरा तरीका कैसे हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, देखो डिस्क्रीट मैथ एंड सी, इसको पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट है, 40। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डिस्क्रीट मैथ इंटरसेक्शन सी 40 है ना, इंटरसेक्शन ही तो है दोनों का। और अकेला सी कितनों का है, 70 का। अकेला डिस्क्रीट मैथ कितनों का है, 60 का। तो हमने निकालना क्या है, डिस्क्रीट मैथ यूनियन सी। फॉर्मूले में अप्लाई करो, कार्डिनलिटी ऑफ डी डिस्क्रीट मैथ प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ डिस्क्रीट मैथ इंटरसेक्शन सी। डिस्क्रीट मैथ 60 प्लस सी कितनों के पास है, 70 के पास। इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना है, 40। इसको सोल्व करो, ये हो गया आपका 90। क्लियर है। किसी अप्रोच से कर लो, लेकिन एग्जाम में कोशिश करो फॉर्मूले के बेस पे ही करो। आप साथ में डायग्राम बना के उसको समझा सकते हो, वो अच्छी अप्रोच है, उसको क्लियर हो जाएगा, बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है। क्या ये समझ में आया।
चलो इसी क्वेश्चन में मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक भी कोर्स नहीं ले रखा? ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक भी कोर्स नहीं ले रखा? 3 मिनट बचते हैं मीटिंग एंड होने में, 15 सेकंड आपके पास। अंजू ठीक है, खुशी ठीक है, बस टाइम अब मेरी बारी बताने की। देखो यूनिवर्स में कितने बच्चे हैं? 100। हमने कैलकुलेट क्या कर लिया, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एटलीस्ट 1 कोर्स ले रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल स्टूडेंट्स में से अगर मैं उन स्टूडेंट्स को माइनस कर देता हूं जिन्होंने सिर्फ एक स्टूडेंट एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट ले रखा है, तो अपना रिजल्ट क्या आएगा, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट नहीं ले रखा। इसका मतलब हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है ये वाला सेक्शन, इन सेट के बाहर का ये वाला सारा सेक्शन। यूनिवर्स में 100 है, आपके सेट्स के अंदर 90 है, तो बचे हुए एरिया में कितने बच्चे बचे? 10। क्लियर है? किसी को डाउट? मुझे उम्मीद थी कि भाई मैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एक लेक्चर में पूरा करवा दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है 1-2 लेक्चर और लगेगा। कल वैसे तो मेरे ख्याल से कॉलेज की छुट्टी है, लेकिन आपकी क्लास लगेगी। कॉलेज में नहीं आना कल, ना हमें आना ना आपको आना। ईद की छुट्टी है मेरे ख्याल से कल, लेकिन क्लास आपकी लगेगी इसी टाइम पर। 2 से 3 लेक्चर में लूंगा कल, ठीक है? और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उसके बिना नहीं होंगे। मेरी सारी मेहनत बेकार है अदरवाइज। चलो कल मिलते हैं।